हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक वंस अगेन टू इनसाइडरपीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो आज इस वीडियो में इसका कंप्लीट स्टॉक एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कि करंट टाइम में इसका शेयर प्राइस इतना अच्छा परफॉर्म क्यों कर रहा है, फ्यूचर का क्या आउटलुक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके शेयर प्राइस पे एक नजर डालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिसंबर 2023 में ये शेयर 188 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। फिर ये नया हाई लगाया 368 रुपए का और थोड़े टाइम तक कंसोलिडेट किया, फिर 310 रुपए का जब ये ट्रेड कर रहा था तो 50 डीएम में येलो लाइन को टच किया। फिर ये लगातार ऊपर जाता गया और यहाँ पे देख सकते हैं 732 रुपए का हाई लगाया अप्रैल 2024 में। फिर काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया और यहाँ पे देख सकते हैं कि अक्टूबर में फिर इस शेयर में तेजी देखने को मिली है। नवंबर में 1000 का लेवल टच किया, हालांकि थोड़ा सा गिरावट हुई थी लेकिन दोबारा से बाउंस बैक कर दिया है। तो शेयर बिल्कुल अपर ट्रेंड में है। इसका मतलब है कि शेयर में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है। इसके साथ ही साथ ये लगातार 50 डीएमए से ऊपर ट्रेड कर रहा है। हालांकि थोड़े समय के लिए ये 50 डीएमए से नीचे आया था, लेकिन अभी करंट टाइम में पिछले 2 महीने से ये 50 डीएमए से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इसने 200 डीएमए को पिछले 1 साल में टच ही नहीं किया। तो ये ओवरऑल टेक्निकल से ये बता रहा है कि शेयर में काफी ज्यादा स्ट्रेंथ है और पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। तो दोस्तों, काफी लंबा नाम है, ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, लेकिन इसको शार्ट में हम तरिल कह सकते हैं। ये स्टॉक एनएसई और बीएसई दोनों पे लिस्टेड है। इसकी मार्केट कैप की बात करें 15,515 करोड़ की मार्केट कैप है। स्टॉक पी काफी हाई 128 का दिख रहा है। आरओसी की बात करें 14.8% का है। आरओई की बात करें तो बिलो एवरेज 9.33% का दिख रहा है। अगर करंट शेयर प्राइस की बात करें तो 1034 रुपए का ट्रेड कर रहा है। अगर इसके 52 वीक लो की बात करें तो 178 रुपए तक का ये ट्रेड किया है। तो ये शेयर ऑलरेडी मल्टी बैगर रिटर्न्स दे चुका है। तो दोस्तों, इनके बिजनेस की बात करें तो ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेनली ट्रांसफार्मर में, जहाँ पे इनके पास पावर, फर्नेस और रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर से हैं। तो दोस्तों, इनके बिजनेस के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इनका फाइनेंशियल एनालिसिस कर लेते हैं। इनके अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि सितंबर 2024 में 462 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। ये रेवेन्यू पिछले साल 257 करोड़ रुपए का था। तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो जून 2024 में 322 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। अगर इनके नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल इनका नेग्लिजिबल सा 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। अभी क्वार्टर में 46 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। साथ ही साथ पिछले क्वार्टर भी 21 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। तो यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी काफी ह्यूज जंप देखने को मिला है। इसका मेनली रीजन है अदर इनकम का और दूसरा इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि पिछले साल ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 8% का था, पिछले क्वार्टर 13% का था, अभी ये बढ़कर के 15% का हो गया है। दूसरा वजह है इनका अदर इनकम का, जो कि पिछले क्वार्टर सिर्फ 4 करोड़ रुपए का था, अभी 12 करोड़ रुपए का अदर इनकम इन्होंने रिपोर्ट किया है। इस क्वार्टर ये जो ह्यूज जंप देखने को मिला है उसका मेन रीजन है आपका अदर इनकम और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो दोस्तों, अगर इंटरेस्ट के लेवल की बात करें तो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही बना हुआ है। इसी के साथ डिप्रिसिएशन का भी लेवल काफी कांस्टेंट है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैनेजमेंट से कंफर्म करना काफी जरूरी है कि ये अदर इनकम कहां से आया है, साथ ही साथ गोइंग फॉरवर्ड इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इनके एनुअलाइज्ड रिजल्ट पे नजर डालें तो यहाँ पे सेल्स देख सकते हैं कि मार्च 2020 के फाइनेंशियल ईयर में 700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था। अभी टीटीएम बेसिस पे 1666 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। हालांकि यहाँ पे रेवेन्यू में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जब इन्होंने मार्च 2021 में 742 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, FY22 में इन्होंने 1156 करोड़ रुपए का, FY23 में 1396 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और FY24 में 1291 करोड़ रुपए का रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। अभी टीटीएम बेसिस पे 1666 करोड़ रुपए का रेवेन्यू दिख रहा है, जहां पे टीटीएम बेसिस पे ह्यूज जंप देखने को मिला है। तो दोस्तों, इसी हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं, जो कि FY20 में 1 करोड़ रुपए का था, FY21 में 8 करोड़ रुपए का हुआ, 22 में 14 करोड़ और 23 में 42 करोड़, फिर 47 करोड़। अभी टीटीएम बेसिस पे मल्टीफोल्ड ग्रोथ देखने को मिली है और यहाँ पे 124 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। तो यहाँ पे पिछले 1 साल में 1 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट हुआ करता था वो बढ़ करके 124 करोड़ रुपए का हो गया है। तो ऑलमोस्ट 125 गुना की ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों, ये देखने के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि शेयर प्राइस कितना रिटर्न दिया होगा। और यहाँ पे शेयर प्राइस देख सकते हैं कि शेयर 10 रुपए का ट्रेड कर रहा था, आज 1000 रुपए का 100 गुना का रिटर्न दे चुका है। तो आज ये शेयर 5 साल पहले हम इन्वेस्ट कर लेते। खैर, बैलेंस शीट पे एक नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इक्विटी कैपिटल जो कि FY23 में 13 करोड़ रुपए का था, 24 में 14 करोड़ रुपए का हो गया, अभी सितंबर 24 में 15 करोड़ रुपए का दिख रहा है। इक्विटी कैपिटल में लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसकी
वजह है कि कंपनी में शेयर डाइल्यूट हो रहा है। इसी के साथ अगर करंट टाइम में इक्विटी कैपिटल और रिजर्व की बात करें तो ये करंट टाइम में ऑलमोस्ट 1100 करोड़ रुपए का है, जहाँ पे बोरोइंग 244 करोड़ रुपए का है। तो बोरोइंग का लेवल कंपनी के शेयर कैपिटल के हिसाब से काफी हेल्दी लेवल पे दिख रहा है। यहाँ पे कंपनी के फिक्स्ड एसेट में कोई खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली है और डिप्रेशन का लेवल भी हमने देखा था कि काफी कम था। इन्होंने 308 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट्स किया है, तो ये भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह का इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा इन्वेंट्रीज का लेवल देख सकते हैं कि 276 करोड़ से बढ़कर के 354 करोड़ रुपए का हो गया है। तो यहाँ पे जंप देखने को मिला है क्योंकि बिजनेस में भी ग्रोथ हुई है, तो कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल काफी हेल्दी लेवल पे मेंटेन है, जो कि 618 करोड़ रुपए का था, अभी 658 करोड़ रुपए का दिख रहा है। हालांकि बिजनेस में काफी अच्छी ग्रोथ है, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल इनका अंडर कंट्रोल दिख रहा है। अगर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 27 करोड़ से बढ़कर के 86 करोड़ रुपए का हो गया। तो यहाँ पे समझने की जरूरत है कि ये बिजनेस से एक्रू नहीं हुआ है, क्योंकि इन्होंने फंडिंग रेस की है, इस वजह से कैश बैलेंस बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अदर असेट आइटम में भी देख सकते हैं कि 155 करोड़ रुपए का असेट ये होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर इनके कैश फ्लोज पे एक नजर डालें तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी देख सकते हैं कि मार्च 2023 में 28 करोड़ रुपए का कैश जनरेट हुआ है बिजनेस से, और मार्च 2024 में 29 करोड़ रुपए का कैश जनरेट हुआ है। लेकिन इन्होंने साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी किया है FY24 में 22 करोड़ रुपए का, और जैसा कि मैंने बैलेंस शीट में देख करके बताया था कि इन्होंने फंडिंग रेस की है, तो यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे प्लस पे क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स 117 करोड़ रुपए इक्विटी डाइल्यूट करके, यानी नए शेयर क्रिएट करके रेस किए हैं, और उसी से इन्होंने रिपेमेंट किया है बोरोइंग का, और साथ ही साथ इंटरेस्ट भी 51 करोड़ रुपए का पे किया है। तो दोस्तों अगर रेशियोज पे एक नजर डालें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेब्टर डेज ऑलमोस्ट फ्लैट ही है, जहाँ पे 160 से 170 दिनों का दिख रहा है। इन्वेंट्री डेज भी 104 से 109 दिनों का दिख रहा है। अगर डेज पेबल की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जल्दी रिपेमेंट कर रहे हैं, अभी 95 डेज में रिपेमेंट हो रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज की बात करें तो यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, 176 डेज का इनका वर्किंग कैपिटल डेज है। इसी के साथ आरओसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है, जो कि FY22 में सिर्फ 10% का था, FY23 में 15% का हुआ, और FY24 में भी 15% का आरओसी ये मेंटेन करके चल रहे हैं। अगर आरओसी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, क्योंकि ये बिजनेस टर्न अराउंड कर रहा है। इसके साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, तो फ्यूचर में आरओसी भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो दोस्तों अगर इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं कि 74.9% थी सितंबर में, जो कि दिसंबर में 69% हो गई। यहाँ पे फिर देख सकते हैं कि मार्च में 69% होल्डिंग थी, और जून 2024 में 66% की होल्डिंग हो गई, क्योंकि यहाँ पे मार्च 2024 के बाद भी इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट किया है, और सितंबर 2024 में 66% की होल्डिंग मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि प्रमोटर्स ने कोई शेयर सेल नहीं किया, बल्कि इक्विटी डाइल्यूट करने की वजह से ही प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो रही है। यहाँ पे एफआईज की बिल 9.34% की होल्डिंग है, जो कि यहाँ पे लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। इसी के साथ परडीआईज की भी होल्डिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्च में इंटर किए थे और जून में 6% तक की होल्डिंग कर लिया, और सितंबर 2024 तक 6.93% की होल्डिंग है। और यहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग भी देख सकते हैं कि 26% से घट करके 17.57% रह गई है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर की बात करें तो जो 64,000 से बढ़ करके 86,000 हुई। अभी शेयर होल्डर्स की बात करें तो 90,000 इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे अच्छी चीज यहाँ पे एफआईज और डीआईज की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, और लेटेस्ट क्वार्टर में सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे अकुमुलेशन हो रहा है, और इस क्वार्टर शेयर प्राइस भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों अभी तक हमने डिस्कस किया कि ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, जिसको शॉर्ट में हम तरील कहते हैं, तो ये कंपनी ट्रांसफार्मर की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, जिसका स्टॉक P128 का मिड कैप कंपनी है। इनका शेयर प्राइस लगातार नया हाई लगाता हुआ दिख रहा है, और करंट टाइम में 1000 का लेवल क्रॉस किया है। क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छा आया था, जहाँ पे इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ इनका बिजनेस की बात करें तो 2022 में नेग्लिजिबल सा प्रॉफिट था, तो ये कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड स्टोरी है, जहाँ पे प्रॉफिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है। इसी के साथ बैलेंस शीट भी काफी हेल्दी लेवल पे है, लेकिन कंपनी लगातार फंडिंग रेज कर रही है। इसके अलावा कैश फ्लो में हमने देखा कि ये 28-29 करोड़ रुपए का कैश जनरेट कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। रेशियोज वाला सेक्शन में वर्किंग कैपिटल डेज काफी हाई दिख रहा है, लेकिन आरओसी 15% पे मेंटेन है। और सबसे अच्छी बात कि एफआई
एफआईज और डीआईज की होल्डिंग इसमें बढ़ रही है। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है करंट टाइम में, ये जो फंड रेस कर रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेंगे और आने वाले सालों में ये कंपनी क्या बिजनेस कर सकती है, उसके बारे में मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है। तो चलिए मैनेजमेंट की कमेंट्री को डिस्कस करें। तो दोस्तों अगर इनके करंट ऑर्डर बुक और रेवेन्यू टारगेट्स की बात करें तो यहाँ पे काफी हेल्दी ऑर्डर बुक है। इनके पास करंट टाइम में 3500 करोड़ रुपए के ऑर्डर बुक 30 सितंबर 2024 तक थी और इन्होंने लास्ट क्वार्टर में ही 1700 करोड़ रुपए के ऑर्डर विन किए। इसकी एग्जीक्यूशन टाइमलाइन की बात करें तो ये 18 महीने में ये सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों अगर इनके टीटीएम रेवेन्यू की बात करें तो 1666 करोड़ रुपए का और 3500 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है। इसका मतलब है कि 3500 करोड़ रुपए का मिनिमम रेवेन्यू अगले 18 महीने में अचीव होने वाला है। तो दोस्तों इन्होंने इसी के साथ एस्पिरेशनल गोल रखा है और FY25 के लिए इन्होंने 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का टारगेट दिया है। तो अभी हमने देखा था कि 1600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू इन्होंने अभी तक अचीव किया है। तो आने वाले 6 महीने में मिनिमम 400 करोड़ रुपए का इंक्रीमेंटल रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म गोल भी इन्होंने $1 बिलियन रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है, जहाँ पे अगले 3 से 4 फाइनेंशियल ईयर में ये टारगेट अचीव करने का प्लान है। $1 बिलियन का मतलब तकरीबन 8000 करोड़ रेवेन्यू हो जाता है। करंट टाइम में FY25 की बात करें तो ये 2000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का प्लान कर रहे हैं। तो FY25 के एंड में जो रेवेन्यू होगा उसका 4 गुना रेवेन्यू आने वाले 4 फाइनेंशियल ईयर्स में कर सकते हैं। मुझे लगता है काफी हाई ग्रोथ कंपनी है और जिस हिसाब से इनका प्रॉफिट इंप्रूव करता हुआ दिख रहा है तो आने वाले 4 सालों में प्रॉफिट भी मिनिमम 4 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों इनको एक्सपोर्ट में भी अपॉर्चुनिटी दिख रही है और यहाँ पे 10% जो अभी ऑर्डर्स है ये टोटली एक्सपोर्ट से हैं। और एक्सपोर्ट में मेन प्रोडक्ट की बात करें तो स्पेशल ड्यूटी ट्रांसफार्मर है, इसके अलावा इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस ट्रांसफार्मर, ये 2 मेन ट्रांसफार्मर इनके एक्सपोर्ट में जा रहे हैं। तो दोस्तों इनके स्ट्रेटेजिक फोकस एरियाज क्या हैं, तो इन्होंने बताया कि ये मल्टीपल फेजेस से ट्रांजिशन कर रहे हैं। पहले तो ये बिजनेस को स्टेबलाइजेशन पे फोकस कर रहे हैं। तो करंट टाइम में हम देख भी रहे हैं कि बिजनेस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी स्टेबल और इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। दूसरा इन्होंने बताया कि टर्न अराउंड किया है बिजनेस को, क्योंकि FY20 में देखा था सिर्फ नेग्लिजिबल सा 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था। अभी TTM बेसिस पे 124 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिजनेस में जो कि इन्होंने बिजनेस को टर्न अराउंड किया है, जिसकी मेजर रीजन है कि ट्रांसफार्मर की डिमांड है और जो डिमांड है मैनेजमेंट ने फुल्ली यूटिलाइज किया और बिजनेस को नई ऊंचाई पे लेके जा रहे हैं। और साथ ही साथ इनकी क्लियर ग्रोथ भी दिख रही है क्योंकि इनके पास ऑर्डर बुक्स है। और यहाँ पे करंट टाइम में फोकस की बात कर रहे हैं तो ये कंसोलिडेशन कर रहे हैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस का, साथ ही साथ एक्सपेंशन कर रहे हैं न्यू डोमेन में और सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट में ये बिजनेस तो कर रहे थे लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं था। अभी प्रॉफिट को इम्प्रूवमेंट पे लगातार काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इन्होंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन पे भी काम स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं टैंक्स की, इसके लिए इन्होंने लैंड एग्रीमेंट साइन कर दिया है। इसके अलावा CRGO की प्रोसेसिंग के लिए इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है जो कि अहमदाबाद बेस्ड है। तो यहाँ पे जो भी पेपर वर्क था ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, तो जल्दी ये कंपनी की एक्विजिशन की अपडेट आएगी। इसके अलावा ये 100% बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने का प्लान है Q1 FY26 तक। तो दोस्तों कह सकते हैं कि Q1 FY26 तक इनकी जो भी रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी ये खुद ही मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे डिमांड काफी ज्यादा है, इस वजह से ये कैपेसिटी भी एडिशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो मेजर कैपेसिटी एडिशन हो रहा है 15,000 MVA की फैसिलिटी बिल्डअप की है, जिसको जनवरी 2025 में ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक अपडेट था जिसकी वजह से देख सकते हैं कि रिसेंट टाइम में शेयर नया हाई लगा रहा है और अगले महीने से ये जो 15,000 MVA की फैसिलिटी है ये स्टार्ट होगी और यहाँ से Q4 में भी रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाएगा। और करंट टाइम में इनकी ओवरऑल फैसिलिटी की बात करें तो 40,000 MVA की है। तो अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे कि करंट टाइम इनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना है और ये 15,000 MVA की फैसिलिटी ऐड करने के बाद इनकी टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने ऑटोमेटेड रेडिएटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्टार्ट की है और यहाँ पे ट्रायल रन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे 765 किलो वोल्ट तक की सपोर्ट ये दे सकते हैं। इसके अलावा फैब्रिकेशन यूनिट की बात करें तो ये भी मार्च 2025 तक स्टार्ट होगी। मैक्सिमम ये कह रहे हैं कि जून 2025 तक स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी नई कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज की 100% यूटिलाइजेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं Q3 FY26 तक। तो दोस्तों ये चीज तो क्लियर है और उसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे कैपेसिटी तो काफी तेजी से ये बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं, जो कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि Q1 FY26 तक सारा बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाएगा। और सबसे ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक जो कमेंट्री थी कि Q3 तक ही सारी कैपेसिटी 100% यूटिलाइज कर देंगे। तो एक चीज जो इसमें कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पे बिजनेस में बहुत ज्यादा डिमांड है
तो दोस्तों इनके कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की बात करें तो FY24 में 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था। अगर FY25 के टारगेट की बात करें तो 75 से 80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो करंट टाइम में कैपेसिटी की बात करें तो 40,000 MVA है और 15,000 की कैपेसिटी एडिशनल ऐड कर रहे हैं, तो टोटल 55,000 MVA की कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी। इसके अलावा इन्होंने 20% जो कैपेसिटी फर्दर स्केल हो सकती है ऑपरेशनल इफिशियंसी। तो एक तरीके से हम मोटे मोटे तौर पे कह सकते हैं कि 60,000 MVA की कैपेसिटी बिल्डअप हो जाएगी। और FY24 में 50% यूटिलाइजेशन था 40,000 का, मतलब कि 20,000 की कैपेसिटी यूटिलाइज थी FY24 में और 60,000 की कैपेसिटी FY26 तक रेडी हो जाएगी, जिसका Q3 तक 100% यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे FY24 से FY26 तक कह सकते हैं कि 3 गुना कैपेसिटी हो जाएगी। पे FY24 में 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, तो FY26 तक 3500-3600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बेसिस पे हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे FY26 तक रेवेन्यू FY24 के कंपैरिजन में 3 गुना हो सकता है। तो दोस्तों जिस तरीके से मैंने सिंपल कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग एनी कैलकुलेटर आपको कैलकुलेट करके बता दिया, तो आप भी इसी तरीके से किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल्स का प्रोजेक्शन कर सकते हो। आप कोई भी एक्सेल शीट ओपन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि कैलकुलेटर भी ओपन करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप सिर्फ फिंगर टिप्स पे कैलकुलेशन कर सकते हो और इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही करना चाहिए। फिंगर टिप्स कैलकुलेशन ही सबसे बेस्ट होती है और यहाँ पे एक्सेल शीट दुनिया भर के फार्मूला लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट थीसिस को जितना आसान करोगे उतना बेटर होगा। तो दोस्तों अगर इनकी की अचीवमेंट्स की बात करें तो इन्होंने बताया कि रिसेंटली में कुछ इनको ऑर्डर्स मिले, जैसे कि 420 किलो वोल्ट का 3 फेस रिएक्टर का ऑर्डर मिला था पावर ग्रिड से। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस ट्रांसफॉर्मेशन जो कि 175 MVA का था और ये ऑर्डर ArcelorMittal मैक्सिको से मिला था। ArcelorMittal जो कि एक लीडिंग स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो यहाँ से इनको ये ऑर्डर मिला हुआ था। तो दोस्तों इसके अलावा एक प्रोडक्ट में ये इंडस्ट्री लीडर है। इन्होंने बताया कि हाइड्रोजन ट्रांसफार्मर में यहाँ पे 16 क्वालिफाइड सप्लायर्स हैं इंडिया में और यहाँ पे इनके ट्रांसफार्मर 765 किलो वोल्ट तक के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए क्वालिफाइड है। जैसा कि हाइड्रोजन एक बड़ी थीम फ्यूचर में बिल्डअप हो सकती है और जैसे ही ये हाइड्रोजन की थीम रियलिटी में कन्वर्ट होगी तब हम इस शेयर को दोबारा रिविजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह की छोटी छोटी इनसाइट्स को हमें नोट करके रख लेना चाहिए, क्योंकि कब कौन सी अपॉर्चुनिटीज आए ये अगर हम नोट करे रहेंगे तो इजीली रिकॉल कर लेंगे और उन सारी अपॉर्चुनिटीज को रिव्यू करेंगे। तो इन छोटी छोटी चीजों को हमें नोट डाउन करके रख लेना चाहिए। तो दोस्तों इनके फाइनेंशियल अपडेट्स क्या है, चलिए डिस्कस कर लें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था कि इस क्वार्टर में ये 12 करोड़ रुपए का अदर इनकम रिपोर्ट किया था। यहाँ पे QIP फंड जो रेज किया था उसको लिक्विड फंड में इन्होंने रख दिया है, इस वजह से इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, इसी वजह से अदर इनकम का कंपोनेंट ज्यादा दिख रहा था। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जैसे ये फंड यूटिलाइज कर लेंगे तो ये अदर इनकम जो 12 करोड़ रुपए की दिख रही है वो नॉर्मलाइज हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने मार्जिन पे गाइडेंस दिया कि मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड स्टेबल रह सकता है और साथ ही साथ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। और यहाँ तक इन्होंने बोला कि 19% का मार्जिन जो कि पहले जब बिजनेस अच्छा चलता था 19% का मार्जिन हो जाता था, तो ये फ्यूचर में 19% तक का मार्जिन आ सकता है। और करंट टाइम में मार्जिन की बात करें तो लेटेस्ट क्वार्टर में 15% का मार्जिन इन्होंने रिपोर्ट किया है, जो कि मुझे लगता है कि बिजनेस में अगर रेवेन्यू वाइज 4 गुना ग्रोथ हो रही है तो यहाँ पे प्रॉफिट में और भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि अगर आने वाले 4-5 सालों में ये बिजनेस में 4 गुना की ग्रोथ देख रहे हैं तो यहाँ पे प्रॉफिट में उससे भी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे डेट फ्री का भी ये टारगेट कर रहे हैं कि जैसे ही ये कंपनी में प्रॉफिट इंप्रूव होगा ये डेट फ्री हो सकते हैं। और यहाँ पे FY26 का जहाँ पे इनका 3500 करोड़ रुपए का प्लान है, अगर 10% पैट की बात करें तो 350 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। तो जैसा कि 240 करोड़ रुपए के आसपास का डेट दिख रहा है, तो इजिली ये डेट फ्री हो जाएंगे। तो दोस्तों करिल पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि हमारे पोर्टफोलियो में एक और ट्रांसफार्मर स्टॉक है जिसमें हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली वीडियो देखते हो तो आपको जरूर पता होगा, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिए। इसके अलावा दोस्तों आप हमारी स्टॉक रिकमेंडेशन सर्विस को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको पर्सनली कुछ डिस्कस करना है, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे आपको हेल्प कर सकता हूँ, तो आप दिए हुए नंबर पे मुझे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर इनके मार्केट और डिमांड इनसाइट्स की बात करें तो इन्होंने बताया कि 3500 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है इसमें 46% इंडस्ट्रियल कस्टमर है, 11% स्टेट ट्रांसपोर्ट है और 43% सेंट्रल यूटिलिटीज है और इनसे इनको ऑर्डर मिले हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बताया मार्केट आउटलुक के बारे में कि इंडस्ट्री में 70,000 MVA की कैपेसिटी ऐड की गई है और यहाँ पे चूंकि डिमांड काफी ज्यादा है इसी वजह से सारी कैपेसिटी ऐड की गई है। और यहाँ पे एज ए इन्वेस्टर एक जो हमें रिस्क दिखता है
कहीं ओवर कैपेसिटी ना हो जाए इंडस्ट्री में। लेकिन इन्होंने बताया कि कोई भी ओवर कैपेसिटी नहीं हो रही है, यहाँ पे 2 से 3 सालों में जो भी डिमांड है इसको फुलफिल करने के लिए कैपेसिटी बिल्डअप की जा रही है और इजीली ये सारी कैपेसिटी यूटिलाइज हो जाएगी। तो दोस्तों रिसेंट में एक और इंडस्ट्री थी जहाँ पे सोलर मॉड्यूल जो मैन्युफैक्चरर हैं, यहाँ पे कैपेसिटी भी काफी ज्यादा एडिशन हो रहा है और यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही है कि वहाँ पे कैपेसिटी कुछ ज्यादा ही बिल्डअप हो रही है, जिसकी वजह से कैपेसिटी एडिशन का रिस्क हो सकता है। तो इस चीज को मैंने सोलेक्स वाले वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने सोलेक्स पे वीडियो नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। ये एक एसएमई स्टॉक है जो कि सोलर मॉड्यूल की मैन्युफैक्चरिंग करती है, बट यहाँ पे इस तरह का कोई ओवर कैपेसिटी का रिस्क नहीं दिख रहा है। एडवांटेज की बात करें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ग्लोबल जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है 2.5 से 3 साल का बैकलॉग चल रहा है। तो ये बहुत लंबा डिलीवरी लीड टाइम हो जाता है, क्योंकि अगर आप 2025 में अगर कोई ऑर्डर प्लेस करते हो तो 2028 में जाकर आपको उसकी डिलीवरी होगी। तो 3 साल का इंडस्ट्री में डिले चल रहा है, इतनी ज्यादा डिमांड है। तो अगर कोई फास्टर डिलीवरी कर रहा है तो यहाँ पे उसको प्रीमियम प्राइसिंग भी मिल सकता है। तो दोस्तों इनके कुछ ऑपरेशनल टारगेट्स भी हैं, उसको डिस्कस कर लें। तो दोस्तों इन्होंने बताया कि FY25 तक इनका वर्किंग कैपिटल डेज 120 दिनों का हो जाएगा, जैसा कि 176 डेज का FY24 में हमने देखा था। ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात करें तो इन्होंने बताया कि इंटरनल कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा रहा है ताकि प्रोसेस को इम्प्रूव किया जा सके। इसके अलावा इनका जो भी नई फैसिलिटी जो 15,000 MVA की बन रही है, यहाँ पे जब तक कि 95% कंप्लीट नहीं हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, यहाँ पे कोई भी नया ऑर्डर नहीं लेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिसीजन है, क्योंकि यहाँ पे इनका मानना है कि डिमांड इतनी ज्यादा है कि 3 साल का लीड टाइम है और हम जब कैपेसिटी ऑलमोस्ट बिल्ड कर लेंगे तब ऑर्डर लेना स्टार्ट करेंगे और प्रीमियम प्राइसिंग भी चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बताया कि अगर आपका लेट्स से ये 15,000 की MVA की फैसिलिटी जैसे ही स्टार्ट कर देंगे, नए ऑर्डर अगर ये लेंगे तो यहाँ पे कस्टमर से कहेंगे कि अगर हम 6 महीने में आपको ऑर्डर फुलफिल कर देंगे तो प्रीमियम प्राइसिंग ये चार्ज कर सकते हैं, जिस वजह से इन्होंने कोई भी अभी तक नया ऑर्डर नहीं लिया है। तो यहाँ पे एक तरीके से समझा जा सकता है कि एक तो ऑलरेडी इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी सिर्फ 60% तक हुई है और अभी 40,000 MVA की कैपेसिटी पूरी बिल्डअप रेडी है, 15,000 की फर्दर ऐड कर रहे हैं और यहाँ पे ऑर्डर तभी ये लेंगे जब ये कैपेसिटी फुल्ली रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट टर्म में अपॉर्चुनिटी है, ट्रांसफार्मर की ह्यूज डिमांड है, लीड टाइम 2 से 3 साल का है, तो यहाँ पे कैपेसिटी जो रेडी कर रहे हैं इसका फुल फायदा उठाना चाहते हैं। तो दोस्तों इंडस्ट्री में कुछ चैलेंजेस है और इसका एडजस्टमेंट कैसे कर रहे हैं। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे हैं। मेन रीजन है कि वायबिलिटी नहीं है, यहाँ पे मार्जिन का कंसर्न है, क्योंकि आप जो भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो अभी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, उसको इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। तो जैसे ही ये तो दोस्तों हमने इलेक्ट्रिक कार वाले सेगमेंट में भी देखा था कि इलेक्ट्रिक कार्स वायबल नहीं थी, लेकिन जैसे ही पूरा इकोसिस्टम बिल्डअप हो गया, आज हर छोटी बड़ी कंपनी इलेक्ट्रिक कार्स की मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दी है। तो ग्रीन हाइड्रोजन भी अभी काफी अर्ली स्टेज में है। जैसे ही इंडस्ट्री ये डेवलप करेगी और पूरा इकोसिस्टम बिल्डअप करेगा और यहाँ पे जो भी प्रोजेक्ट हैं जब इकोनॉमिकली वायबल हो जाएंगे, जहाँ पे डिले हो रहा है, ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो सकते हैं। और चूंकि ये ग्रीन हाइड्रोजन के ट्रांसफार्मर बना सकते हैं तो इस इंडस्ट्री में ग्रोथ अगर होगी तो इसका भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का एंडिंग पार्ट कंक्लूजन। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड का शेयर प्राइस ऑलरेडी नया हाई टच कर रहा है, जब कंपनी के शेयर प्राइस ने रिसेंटली 1,000 रुपए का लेवल टच किया है। इनके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो काफी अच्छा है। जहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का सवाल है, FY24 में इनकी सिर्फ 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी, जहाँ पे इन्होंने 20,000 MVA की कैपेसिटी यूटिलाइज की थी। लेकिन अगर FY26 की बात करें तो Q3 तक ये 60,000 कैपेसिटी बिल्डअप कर लेंगे और 100% यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्लियरली यहाँ पे FY24 के लेवल से 3 गुना की ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगले 3 से 4 साल में ये $1 बिलियन रेवेन्यू की टारगेट की बात कर रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में ये काफी ज्यादा तेजी से आने वाले दिनों में ग्रोथ कर सकते हैं। हालांकि पास्ट में ये टर्न अराउंड स्टॉक रहा था, जहां पे ये 2020 में 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रहे थे, बट अभी 124 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रहे हैं। लेकिन अभी करंट टाइम में ये ग्रोथ स्टॉक बन गया है और फ्यूचर में और करंट टाइम ये कैपेसिटी भी ऐड कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। उसके लिए जो कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं उसके ऑर्डर बुक भी Q1 में लेना स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा स्टॉक है। जहां तक स्टॉक के PE का सवाल है, ये 128 का दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक PE भी कहीं से कम नहीं है। जैसा कि सभी को ऑब्वियस है कि एक शेयर ऑलरेडी मल्टीफोल्ड ग्रोथ आने वाले सालों में दे सकता है, उस हिसाब से इसका स्टॉक PE भी काफी प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों इसी इंडस्ट्री में एक और स्टॉक है जिसका नाम है सिलचर टेक्नोलॉजी। उसमें मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करके रखा है और काफी वैल्यूएशन भी रिजनेबल है, ग्रोथ भी सिमिलर ही है और वो स्टॉक सिर्फ 60 के PE पे मिल रहा है और इसमें मैंने ऑलरेडी इन्वेस्टेड रखा है। तो इस वजह से ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड पे मैं इन्वेस्टमेंट नहीं
नहीं कर रहा क्योंकि पोर्टफोलियो में एक ट्रांसफार्मर स्टॉक इनफ होता है। अगर मेरे पास सिल्चर टेक्नोलॉजी नहीं होता तो तरील में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में मैं कंसिडर कर सकता था। तो दोस्तों तरील में आपकी क्या इन्वेस्टमेंट है, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं रेगुलरली अपडेट करते रहता हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।